लेकिन जो यहां से ले गए थे एक आदमी को बंगाल से पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बनाने के लिए, यह कहते हुए कि दलितों को हम बहुत सम्मान देते हैं और आप दलित हैं और आपकी भी हालत वही है जो हमारी है, इस ब्राह्मण ने आपके साथ भी धोखा किया है, हमारे साथ भी धोखा किया है। वो जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर बना, वहां का संविधान बनाया और उसके बाद उसको पता चला कि जो 12% दलित पाकिस्तान में थे, हर रोज तीसरे दिन वहां एक दलित लड़की के साथ रेप होता था। जब ये बात उसने लियाकत अली खां, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि आप बेहतर है कि इस्तीफा दे दें और चले जाएं। ये उस दलित को झटका जब लगा जो यहां से बड़ा तामझाम लेकर के गए थे कि हम दलितों की जो है दोस्ती दिखाएंगे। वो हिंदुस्तान लौटा और किस गुमनामी में वो डेथ हो गई उसकी किसी को पता नहीं चला। ये सब करने वाले लोग, वो जम्मू कश्मीर के लोग, रोज वो महबूबा मुफ्ती फ्रॉड टेलीविजन पे आती है, कहती है कश्मीरी पंडित तो मेरे भाई हैं, उनके बिना तो कश्मीर अधूरा है। तो मैडम तुम कहां मर गई थी 1990 में, जब तुम्हारे वालिद साहब देश के गृह मंत्री थे? उसी वक्त यह कांड हुआ था। और वर्तमान में महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब, उनके अब्बा जान का बेसिक एक और घटना है जिससे मैं पर्सनली बहुत आहत हूं। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का दोस्त था, उस सरकार में अलीगढ़ से चुनाव लड़ा, एमपी बना और उस वक्त की जो सरकार थी, उस सरकार में भारत का टूरिज्म मिनिस्टर था। बड़ी नजदीकियां थी मोहम्मद मुफ्ती साहब से। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए उन साहब को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया है। कुछ नहीं बदला। यही सोचिए किसी और राज्य में या किसी और के राज्य में होता तो हम तूफान उठा देते। इसलिए मेरा कहना है और मेरी अपनी कन्विक्शन है कि सत्ता पे कौन आता है कौन जाता है ये महत्व नहीं रखता। मेरे लिए महत्व रखता है कि जिस दिन ये समाज को सच्चाई बता दोगे, ये जिसको चाहेगा बिठाएगा, जिसको चाहेगा उतार देगा। इसलिए आपसे झूठ बोला गया कि आप सच्चाई ना जान जाएं और उतनी सच्चाई जाने जितनी हम बता रहे हैं। मैं कहता हूं ना, इस जनरेशन को आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। कई सारे RSN सिंह इस देश में जिंदा हैं, कई सारे GD बख्शी जिंदा हैं, कई सारे सुशील पंडित जिंदा हैं। आज ही के दिन जम्मू में हमारे 4 दोस्त इसी काम के लिए गए हुए हैं। हम में से कोई आदमी किसी पार्टी के एजेंडे पे काम नहीं कर रहा। हम में से कोई आदमी को कोई फंड नहीं मिलता। हम छोटी से छोटी जगह भी हमको मिलती है, हम अपनी बात कह करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि बार बार किसी एक बहकावे में मत आइए आप। अब ये तय करिए कि जो हमारा नहीं वो कभी नहीं। ये झूठ नहीं चलेगा भाई कि हम कहेंगे कि मजबूत सरकार नहीं थी। इससे ज्यादा मजबूत तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई सरकार नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट आपका, प्रेसिडेंट आपका, स्पीकर आपका, 20 राज्यों में सरकार आपकी, लोकसभा में बहुमत आपका। अब आप कहेंगे कि यूएनओ में हमें बहुमत मिलेगा तब हम करेंगे। लेकिन यह भी सच्चाई है। देखिए, मैंने कहा कि लार्जर इंटरेस्ट में बहुत कुछ कहना पड़ता है। मैं इस सब के बावजूद कहूंगा, इस सब के बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि ये जो मोमेंटम आपने 2014 में बनाया था और जो कुछ आपने रिजल्ट दिए थे, इस रिजल्ट से 2 चीजें साफ निकलती हैं। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। 2014 से सत्ता में जो आए वो तो ठीक है, किसी को तो आना था। 2014 के रिजल्ट से शांति प्रिय धर्म के लोगों में दहशत बैठ गई है। और किस लिए? इसलिए नहीं कि मोदी आ गए हैं, कोई और होता वो भी आ जाता। आजाद भारत के किसी चुनाव का भी आप एनालिसिस कर लीजिएगा। आजाद भारत में आपने पहली बार वोट हिंदू होकर दिया है। आपने जाति के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे बट के नहीं दिया है। शायद यही वजह है कि दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल सिर्फ एक ही एजेंडे में लगे हुए हैं
कि 14 के मोमेंटम को तोड़ दो किसी तरीके से। अगर ये मोमेंटम टूटा तो कई सौ सालों बाद मौका मिलेगा आपको। तो आप 1000 साल और 800 साल और 200 साल सब मिला लें तो अपनी कमियां तो थी आपकी। अगर वो कमी किसी कारण से भी 2014 में दुरुस्त हो गई है तो उसको टूटने मत दीजिएगा। मेरा सिर्फ आपसे ये नहीं। अगर कमी है या कमी थी तो हमारे आदमी में थी, उसका गलेवान पकड़ के हम उस कमी को दूर करा सकते हैं। इसलिए कि अगर हमने उसको छोड़ दिया तो जो बाकी हैं उनके चेहरे आपको पूरी दुनिया में सबको पता है। वो कौन लोग हैं जो इस देश के वर्तमान सत्ता को, इस देश में सेंटर की हुकूमत वो चाहते हैं कि आए तो, लेकिन इतनी कमजोर हो कि हमारे टर्म्स पे काम करे। इसीलिए माजिद मेनन का नाम सुना है आप लोगों ने? माजिद मेनन मुंबई के एक बड़े वकील हैं, एनसीपी के राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मूर्ख नहीं हैं। आप उन्हें उन लोगों से तुलना नहीं कर सकते जो टेलीविजन पे छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के बैठते हैं। आप उनसे तुलना नहीं कर सकते। आप बड़े ज़हीन हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं। उन्होंने बाकायदा टेलीविजन पे आके कहा कि मुसलमानों ने 2019 के लिए, ये देखिए हो सकता है कि आप लोगों से कुछ चीज़ें छूट जाती हों, मैं उस प्रोफेशन में रहा हूं इसलिए मुझे चीज़ें याद भी रहती हैं, मैं कनेक्ट भी करता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा ये बात कि जो गलती हमसे 2014 में हो गई है वो 2019 में रिपीट ना हो। और हमने 200 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को चिन्हित किया है जिसमें हो सकता है कि उस जगह मुसलमान खुद न जीते, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर कोई जीतेगा भी नहीं। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? कुछ इस बात से नाराज हैं कि एससी एक्ट पे कुछ हो गया है, कुछ किसी और बात से नाराज हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये बात कोई बोलेगा नहीं आपको। वर्तमान सरकार को, जो इस सरकार के दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोदी रहेगा या नहीं रहेगा। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 2014 में ये सरकार डिसमेंटल हो जाए और ऐसे हालात रहें कि हम वो ऐसी सरकार लाएं कि हमारे कहने से कम्युनल वायलेंस बिल बने, जिसको आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है। यूपीए सरकार चली गई, 2 महीने और रुकती तो लोकसभा में जो बिल आने वाला था उससे रूह कांप जाएगी। आप लोगों की रूह कांप जाएगी। हर हिंदुस्तान के हिंदू की जो बिल आने वाला था, जिसको बनाने वाले लोग महान लोग थे। तीस्ता से तिलवाड़ का नाम बहुत सुना होगा आपने, मंजर साहब, ऐसे ऐसे लोग थे कि आप सोचेंगे कि इन्होंने हमारे लिए बिल बनाया था। वो बिल आता तो क्या होता। और एक बात ध्यान रखिएगा, सत्ता में जब कोई आ जाता है ना, फिर वो मनमानी अपनी करता है। आप लाख रोते रहिए, आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन से नहीं होने वाला। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस वक्त मोदी के जो खिलाफ हैं उनकी चिंता नहीं है मुझे। जो मोदी की सपोर्ट में खड़े हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि नाराजगी रखो, लेकिन इस हद तक न रखो कि अपनी चीज खो बैठो। लिहाजा खतरे को समझिए। आपको बाहर से जितना खतरा है उससे 1000 गुना खतरा अंदर से है। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। आपको पता ही नहीं है। आपको कब पता चलता है? जब आपके पड़ोस में धमाका हो जाता है, जब अजमेर में हंगामा हो जाता है, जब संभल में हंगामा हो जाता है, जब कैराना से लोग भागने लगते हैं, तब आपको लगता है अच्छा ये वजह है इसलिए भाग रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के पास भागने की कुछ जगह होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपके पास दूसरी जगह नहीं है। आपके पास दूसरी जगह नहीं है सर।
जो म्यांमार से भागता है वो भी यहां आता है, जो पाकिस्तान से भागता है वो भी यहां आता है, जो बांग्लादेश से भागता है वो भी यहां आता है। तो आपके पूर्व में 17 करोड़ लोग, पश्चिम में 20 करोड़ लोग, और इस देश के अंदर कुल मिलाकर के 23 करोड़ लोग, आप छोटे मोटे खतरे से नहीं घिरे हुए हैं। और जो लोग टेलीविजन पे आकर के औरंगजेब को कहते हैं कि वो वली अल्लाह था, उसने भारत को ये दिया, आप सोचिए कि वो जो लोग अभी चंद दिन पुराने इतिहास को गुमराह करके टेलीविजन पे झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो जरा सोचिए, उनकी ताकत का अंदाजा लीजिए, उनकी एरोगेंस का अंदाजा देखिए कि वो किस तरीके से लगातार उन चीजों को, जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने इस देश को लूटा है। अभी तमाम सारे वक्ताओं ने औरंगजेब की तारीफ में बड़े बातें कही, क्या क्या किया है। तो ये औरंगजेब की रोड को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने का इंतजार कर रहा था ये समाज। क्या बाबरी मस्जिद को आपने सुप्रीम कोर्ट से पूछ के तोड़ा था?